अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, 8 फरवरी एक तारीख मगर सवाल बेशुमार। कोई इसे बानी पीटीआई की रिहाई का दिन करार दे रहा है, कोई यौम सियाह मनाने का ऐलान कर रहा है, कोई इसे धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ फैसला कुन एहतजाज कर रहा है और कोई खबरदार कर रहा है कि ताकत का इस्तेमाल हुआ तो मुज़ाकरात दफन हो जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि मुल्क को बचाना है तो आइन को बहाल करना होगा। मौलाना फजल रहमान रावलपिंडी में जलसे का ऐलान कर चुके हैं। हाफिज हमदुल्ला पार्लियामेंट को जाली करा दे रहे हैं। शेर अफजल मरवत खबरदार कर रहे हैं कि अगर अवाम ना निकले तो पीटीआई को 6 माह का सियासी धचका लगेगा। और हुकूमत कह रही है कि एहतजाज हक है मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी सिर्फ एक इलामती एहतजाज होगा या वाकई सियासी ताकत का मुजाहिरा बन पाएगा? क्या सड़कों पर निकलने वाले लोग मुज़ाकरात का रास्ता खोलेंगे या सियासी खलीज मजीद गहरी हो जाएगी? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस एहतजाज की असल समत की, अपोजिशन की बिखरी हिकमत अमली की, हुकूमत के मुमकिन रद्द-ए-अमल की और इस सवाल की कि क्या 8 फरवरी के बाद सियासत वही रहेगी जो आज है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे 26 जनवरी के हवाले से। भारत इसे यौम जमहूरिया कहता है मगर कश्मीर और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज के दिन को यौम सियाह के तौर पर याद कर रहे हैं। ये वो दिन है जो भारत के आइन की खुशी नहीं बल्कि कश्मीरियों के लिए अपने सियासी, आइनी और इंसानी हुकूक के छिन जाने की याद दिलाता है। सवाल यह है कि जिस जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है क्या वो जमहूरियत कश्मीर तक भी पहुंची या फिर यह दिन सिर्फ ताकत, बंदूक और खामोशी की इलामत बन चुका है? सरदार अतीक अहमद खान कह रहे हैं कि भारत का 80 साल रिकॉर्ड टूट गया है, किसी सूरत सेकुलर जमहूरियत की गवाही नहीं देता उनका रिकॉर्ड। शाह गुलाम कादर याद दिला रहे हैं कि भारत खुद अक़वाम मुत्तहिदा में इस्तिस्वाब राय की बात करके पीछे हट गया और अब एक नया मोड़। भारत को खदशा है कि अगर ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस बना तो कल को मसला कश्मीर भी आलमी एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। मिसाल मलिक का वाज़ेह पैगाम है कि अगर गजा के लिए अमन बोर्ड मुमकिन है तो कश्मीर के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि कश्मीर आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कश्मीरी यौम सियाह क्यों मना रहे हैं, असल सवाल यह है कि आलमी बरादरी इस स्याही को कब संजीदगी से देखेगी। हम बात करेंगे कश्मीर के बयानिया की, भारत के दावों की और इस सवाल की कि क्या मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी ज़मीर को झंझोड़ने जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हस्ब मामूल पैनल पर मौजूद हैं तारिक सुमैर जो कि सीनियर तजज़ियाकार हैं और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगी किरण खान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हैं। इसके अलावा सायरा बानो हमें ज्वाइन करेंगी ऑनलाइन, तर्जुमान जीरिए हैं और शकील करार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा तारिक साहब आपसे सवाल होगा कि अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का कहना है कि 8 फरवरी को तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को निकलना होगा ताकि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो और आइन की बहाली हो। तारिक साहब, क्या यह एहतजाज जमहूरियत की बहाली का वाहिद रास्ता है? जमहूरियत तो पाकिस्तान के अंदर है ना जी, जैसी तैसी है जमहूरियत है। जमहूरियत की बहाली की तहरीक नहीं है, ये है 8 फरवरी के इलेक्शन पर इनके बयानिया के मुताबिक धांधली हुई है और उस पर एहतजाज करना है। फिर बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। तो बानी पीटीआई की रिहाई की इससे पहले भी बहुत कोशिशें हो चुकी हैं, उनकी रिहाई अदालतों के ज़रिए मुमकिन नहीं हो पा रही क्योंकि अदालतों में केस ज़ेर इल्तवा हैं जिनमें उन्हें सज़ाएँ हुई हैं, उनकी अपीलें पेंडिंग चल रही हैं। महमूद खान अचकज़ई को इख्तियार दिया गया है और बड़ी ज़बरदस्त गेम हुई है कि महमूद खान अचकज़ई और राजा अल्लामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर्स बन गए हैं दोनों हाउसेज़ में और इसमें हुकूमत ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया, गो के ताख़ीर का शिकार होता रहा बाज़ वजूहात पे। असल बात है कि एहतजाज किस नोयत का होगा, किस पैमाने का होगा, ये देखने वाली बात है। एहतजाज पूरे मुल्क में कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाके एहतजाजी प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पीटीआई की क़यादत ने या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने यह ऐलान नहीं किया कि वो मरकज़ी उनका जलसा कहाँ पर होगा, मरकज़ी एहतजाज किस जगह करेंगे। फिर उन्होंने ये भी ऐलान नहीं किया कि क्या वो इस्लामाबाद की तरफ जुलूस लेकर आएंगे, धरना देना चाहते हैं। इस हवाले से वो ख़ुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो देखा जाए तो एहतजाज किसी हद तक उनका हो जाएगा। पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली है जी। 23 साल बाद पतंगबाजी पे पाबंदी ख़त्म कर दी। 7 फरवरी से 6 फरवरी से 8 फरवरी 9 फरवरी तक पतंगबाजी होगी जी। और आपको पता है कि जब आवाम को और लोरियों को ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ मिल जाए तो वो सियासी एक्टिविटी से बचते हैं। पंजाब के अंदर वैसे भी पीटीआई की क़यादत का फुकदान है, क़यादत है ही नहीं। चौधरी परवेज़ लाई साहब घर बैठे हुए हैं, अहमद अज़हर
छुपे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बाकी क़यादत मुश्किलात का शिकार होती है, दफ़ा 144 लगता है और जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जाती। असल इन्हें अपने अंदर का कन्फ्यूजन ख़त्म करके एक जामे प्लान तो देना। एहतजाज करना जी हमने सड़कें बंद कर देनी है, हमने ट्रेनें नहीं चलने देनी, हमने मोटरवेज़ बंद कर देने हैं। तो इस हवाले से हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि आप कानून हाथ में न लें। आइन और कानून के मुताबिक अगर आपको इख्तियार है पूरा मन एहतजाज करना है उसका करें, जलसा एक जगह करना है, बड़ा जलसा करके दिखा दें, फिर पता चल जाएगा पॉपुलैरिटी और स्ट्रेंथ का। पॉपुलैरिटी तो सोशल मीडिया पे पीटीआई की मौजूद है, लेकिन अमलन पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है उसका इजहार इस ज़िमनी इलेक्शन में हुआ था, जिसका हवाला हुकूमत देती है और तजिया नगार भी देते हैं कि जी हरीपुर का इलेक्शन जो है 44,000 के फ़र्क से पीटीआई हार गई। हालांकि वहाँ एक रवायती ख़ानदान है, जनरल अयूब ख़ान का ख़ानदान, वो इलेक्शन लड़ रहा था। गौर अयूब साहब के बेटे उमर अयूब नायल हुए थे, उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ रही थी तो वो हार गए। तो पॉपुलैरिटी वहाँ भी चेक हो चुकी है। बाकी जो मामलात हैं अब देखने की ज़रूरत है कि इसमें महमूद खान अचकज़ई किस हद तक वो बलूचिस्तान के अंदर चमन में जाके एहतजाज करेंगे, अल्लामा नासिर अब्बास साहब किस जगह एहतजाज करेंगे। तो एहतजाज करना चाहते हैं, सिर्फ मीडिया के ज़रिए एहतजाज इनका कामयाब होगा या आवाम को हज़ारों या लाखों की तादाद में बाहर निकालने में ये कामयाब होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। जी, इसका जो जवाब है वो आने वाला वक्त ही देगा। डेफिनेटली हमें ज्वाइन किया है सायरा बानो साहबा और आपका बहुत शुक्रिया, तर्जुमान जीडीए हैं आप। सायरा साहबा, अचकज़ई का बयान है कि मुल्क जो है वो गलत फैसलों से मैशत तबाह हो रही है, और क्या 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो मुआशी बहरान को हल करने में मदद देगा या ये मुल्क को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगा? देखिए, मुल्क तो कई सालों से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और उसमें तेजी जो है वो पिछले 2.5 साल में आई है कि वो जब वो कहते हैं ना कि जिनको सियासत से गुरेज करना चाहिए, जब वो सियासत में कदम रखते हैं तो वो कोई भी मुल्क को वहां पर फिर आप सियासी या सियासी जमातों का ना कोई मुस्तकबिल होता है और ना वो सियासी जो मुल्क की सियासत है वो इस्तेहकाम पजीर होती है। तो वहां पर ये आपको इसी किस्म की अनसर्टेनिटी की कैफियत देखने को मिलेगी। बाकी अभी जो गुफ्तगू चल रही है कि 8 फरवरी का एहतजाज, तो भी अगर हुकूमत कह रही है कि अगर पुरअमन एहतजाज हो, पुरअमन एहतजाज उसको डिसाइड कौन करेगा कि वो पुरअमन है? उसको कौन डिसाइड करेगा कि आया को कोई दूसरी जमात या हुकूमती के कुछ, वो कहते हैं जैसे गुल्लू बट की आपने एक फॉर्म सुनी होगी कि उन जलसों में हुकूमती गुल्लू बट अंदर जाकर वो शरपसंदी ना फैलाएंगे। और जिस वक्त कहते हैं अपने आप को जमहूरियत का अलम बरदार कहती हैं जमातें, तो जो एहतजाज या जलसे जुलूस होते हैं वो जमहूरियत का हुस्न होते हैं। तो आप उनको एक जब इजाजत नहीं देंगे जलसे जुलूस की, तो कोई भी सियासी जमात होगी वो फिर इस किस्म की वो जो कहते हैं ना कि भाई अगर पहिया जाम हड़ताल होगा या शटर डाउन होगी तो वो इस किस्म की बात करेंगे। और उससे पहले जो जलसे हुए जिस किस्म की, स्पेशली 26 नवंबर का, जिसका 12 आके अता तारा राना सनाउल्लाह और वो हमारे पीसीबी चेयरमैन पार्ट टाइम वजीर दाखिला आके इजहार भी कर चुके हैं कि जो अगर दोबारा किया तो फिर 26 नवंबर फुल वजीर दाखिला है। जी आए हमारी बला से उनको वजीर आजम बना दिया जाए, है तो वो इतने ही ताकतवर कि वो किसी भी वजीर के उसमें वो ना हो, लेकिन उनका अभी तो पिछले दिन तो वो पीसीबी चेयरमैन का किरदार निभा रहे थे। तो आपने उनको 2 रोल क्यों दिए हुए हैं? डबल रोल कर रहे हैं, वो भी और वो भी, तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। हमें नहीं पता चलता कि राम किस वक्त बनना है और शाम किस वक्त बनना है। मैम तो जब वो 26 नवंबर का आपको आकर बताएंगे कि सर खोल दिया जाएगा और फिर ये सारी चीजें होंगी, आप एक तरफ से ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, लाइटें बंद करवा देते हैं, होटल बंद करवा देते हैं, दफात लगा देते हैं, नौजवानों को पकड़ धकड़ करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे लोग वो कहते हैं ना कि ये बताते हैं तो अगर पीटीआई इतनी मकबूल है तो वो अपने लीडर को क्यों नहीं छुड़वा सकी? भाई मतलब फिर तो एक ही तरीका आता है ना कि भाई फिर जाके जेल की दीवारें तोड़नी है। जमहूरियत तो इन्होंने इस मुल्क में रहने नहीं दी ना, आपने आइन और अदालत और उसका वो कर दिया। आप आज एक जज का काम सुनिए कि उन्होंने ईमान मजारी और उनके हस्बैंड के लिए बोला कि अच्छा वो वकील है। अब बंदा इनसे पूछे, आपको 16वें नंबर से उठा के इस गैर आईनी अदालत का जज बना दिया, आप चीफ जस्टिस हैं या आपकी अदालत है?
तो मुल्क में तो ये चल रहा है, उसके ऊपर फिर जब आप और हम इस चीज के ऊपर बहस करते हैं कि आइन इस चीज की इजाजत देता है, कानून ऐसे होता है, इससे इस्तेहकाम आएगा या अदम इस्तेहकाम आएगा। भाई इस वक्त कुछ नहीं समझ आ रही कि एक अफरा तफरी का आलम है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कुछ हो रहा है खुदारा उसको सियासत ना कहें, वो बस हर कोई अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। मैम मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने बात की कि क्या जो हुकूमती गुल्लू भट्ट जो है इन एहतजाज में मौजूद होते हैं जो शरपसंदी फैलाते हैं, और दूसरी तरफ आपने बात की कि अगर जो है खान साहब को बाहर नहीं निकाला जाता या फिर एहतजाज की सूरत इख्तियार कर ली जाती है तो फिर जो है यही हाल बचता है कि दीवारें तोड़ दी जाती हैं। तो मैं इसको फिर कैसे आपस में मैं इसका मुआवजा करूँ? आप क्या कहेंगे इस पर? क्या हुकूमती गुल्लू भट्ट होते हैं माजी में भी या अब देखने को मिलेंगे? आपको तो मैं वैसे बता रही हूँ ना कि आपने कहा, तो मैंने कहा जब आप ना किसी को एहतजाज करने देंगे, फिर जो ताने देते हैं, तानों के जवाब में बोला है कि जैसे इसी प्रोग्राम में एक साहिबा ने कहा था, तो अगर इतनी मकबूल है तो वो फिर अपने बानी को क्यों नहीं चढ़वा सकी 2.5 साल से? भाई बानी को ना जज सुन रहे हैं ना, केसेस लग रहे हैं। फिर आपको आज फिर आप उस बंदे की ट्वीट देखें कि वहां पर जाकर जो यूट्यूबर्स मिलने के लिए गए थे उनको समझ आ गई होगी कि इमरान खान के खिलाफ नफरत पाई जाती है। भाई तुम लोग होते कौन हो किसी से नफरत करने वाले? आप फिर हमारी राय भी ले लें, आप अवाम की। जब एक तरफ आप ये देखें, ये कोई भी एक जहाज है, एक कश्ती है, उस कश्ती में सारा वजन एक तरफ है, क्या पार्टी क्या एस्टेब्लिशमेंट। ये भी पिछले दिन ट्वीट से पता चला, ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, सोहेल बड़ाइश ने कहा ये सब एक तरफ है। तो फिर तो देखे कश्ती खुदा न खास्ता डूब ना जाए, क्योंकि वजन सारा उस तरफ है और ये यहाँ पर। तो एक अजीब सी कैफियत है, इनकी नहीं समझ आती। यहाँ कराची में जब आए, यहाँ पर उनके साथ क्या हुआ, और फिर जिस मतलब सूबे में ये एहतजाज है उसकी बात करते हैं, उससे पहले पकड़ धक्कड़ शुरू हो जाती है। तो आप लोगों के जज्बात से इतना ना खेलें, ना इतना दबाएं उनको। फिर जब वक्त हाथ से निकलता है तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। जब आप ऐसी पॉलिसी अपना लेते हैं जैसी आपने 71 में अपनाई थी कि यहाँ जहां वहां तुम यहाँ हम, और फिर यहाँ पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि या तुम या हम, तो फिर देखें वहां मुल्क फिर 2 लख्त हो गया। तो खुदा जाने अब क्या, ये एक आग जल रही है, ये इनका काम है, उसमें पेट्रोल छिड़के जा रहे हैं। अब ये एक मसला हल नहीं हुआ, दूसरा मसला ये 18वीं तरमीम का लेकर आ गए, तीसरा उसमें 28वीं तरमीम में सूबों का लेकर आ गए। भाई आप चाहते क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तब आपको अगर मेरे बयान में रब्त नजर ना आ रहा होगा तो आप उनको भी तो देखें ना, कि समझ ही नहीं आ रही कि इंसान किस मसले की तरफ कॉन्सेंट्रेट करे, किस मसले के ऊपर बहस करे। इन्होंने तो चारों तरफ वो कहते महाज खोल दिए कि जो असल मसला है उस मसले के ऊपर ना अवाम की तवज्जो जाए, ना हमारे दानिशवरों की, वैसे दानिशवर रह गए हैं क्या, और ना बाकी लोगों की नजर जाए, और हम आप इसी मसले और उस चीज में उलझे रहे। इजाजत दे दें। जी जी क्या है जी, आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, इसके अलावा आप बात करेंगे, अब मौलाना फजल रहमान ने भी 8 फरवरी को जो है 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात के हवाले से कि उनके खिलाफ रावलपिंडी में जलसा आम का ऐलान किया हुआ है। और क्या ये जलसा जो है वो PTI के एहतजाज से अलग होगा या JUI फे और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुमकिन इत्तेहाद की कोई निशानदेही भी करता है? ये मेरा सवाल है। शकील करार साहब, आप कैसे देखते हैं इस जलसे को, और क्या ये जलसा एक इत्तेहाद की शक्ल है या फिर इसका कुछ से कोई लेना देना नहीं है? शुक्रिया इरफान। देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछले जो मुशतरका इजलास हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें मौलाना फजल रहमान की जो तकरीर थी वो काफ़ी कुछ पैगाम देगी हुकूमत को, और PTI और दीगर सियासी माहौल में उन्होंने काफ़ी हलचल पैदा की थी। और उस तनाज़ुर में देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से 8 फरवरी को रावलपिंडी में योम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान किया, जलसे का ऐलान किया, लेकिन जलसे की जगह का अभी तक तयन नहीं किया गया, ना उन्होंने कोई ऐलान किया है और ना ही अभी तक बाकायदा NOC के लिए कोई दरख्वास्त दी है। इसी तरह PTI को देखें तो PTI ने भी अभी तक 8 फरवरी को कहीं पर भी रावलपिंडी इस्लामाबाद या इसके गिरदनवा में कहीं पर कोई जलसे की NOC के लिए कोई परमिशन के लिए कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई है। तो इसमें सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या मौलाना फजल रहमान, आपने कहा कि PTI साथ देगी, मैं तो ये सवाल करूँगा कि क्या मौलाना फजल रहमान NOC के लिए दरख्वास्त देंगे या नहीं देंगे, और हुकूमत क्या उनको दरख्वास्त पर अलाउ करेगी या बगैर दरख्वास्त के अलाउ करेगी या नहीं करेगी। इन तमाम चीज़ों में अलग अलग सूरत बननी है। अगर तो मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से दरख्वास्त दे दी गई NOC के लिए और मकाम का तयन हो गया,
तो फिर हुकूमत के कोर्ट में चली जाएगी गेंद कि वो फैसला क्या करते हैं। अगर उन्हें अलाउ कर दिया और मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के रब्ते हो गए और उस जलसे को, उस यौम सियाह को अगर पीटीआई ने ज्वाइन कर लिया तो फिर हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। हाँ, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं और दोनों पार्टियों के पास ऑप्शन मौजूद हैं। और पीटीआई और JUIF के दरमियान जो एक खला था वो भी गुज़िश्ता एक साल में तकरीबन ख़त्म हो चुका है। राब्ते मुलाकातें इससे पहले भी हुई हैं और अब भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये मुलाकातें राब्ते होंगे और मुमकिन तौर पर PTI JUI के इस यौम सियाह को ज्वाइन कर लेगी। तो हुकूमत भी इस बारे से सोच रही है कि अगर इन्होंने ज्वाइन कर लिया तो फिर हुकूमत की पोजीशन स्टैंडिंग क्या होगी। और इसलिए अब तमाम सर हालात डिपेंड कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत कहाँ खड़ी होगी। क्या वो JUI को, मौलाना फजल रहमान को, जो पहले ही अग्रेसिव हो चुके हैं, जो पार्लियामेंट से एक कानून पास हुआ शादी के हवाले से, शादी की उम्र के हवाले से, तो उस पर इनको बड़ा सख्त मौक़िफ़ है और उन्होंने बाकायदा बाज़ाब्ता उसका ऐलान किया है कि वो उसकी खिलाफ वर्जी कराएँगे जी, कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और गाँव जाके खिलाफ वर्जी कराएँगे। हुकूमत जो कर सकती है कर ले, हुकूमत गिरफ्तार करना है, FIR करनी है कर ले। तो इतने सख्त मौक़िफ़ के बाद मौलाना फजल रहमान का ये जो जलसे का ऐलान है ये बड़ा मायने रखता है पाकिस्तान की सियासत में। और PTI जो पहले ही सरापा एहतजाज है, गो के जैसे कहा जा रहा है कि PTI की क़यादत जो है मुंतशिर है, मुंतशिर इसीलिए ना कि आधे से ज़्यादा जो है उनके खिलाफ मुकदमात हैं या वो इश्तिहारी हैं या पुलिस को मुख्तलिफ़ चीज़ों वांटेड है, ज़मानतें उनकी कैंसिल हुई हैं। तो वो तो पहले ही रिपोर्ट है जो सामने है, तो वो बस हल्का फुल्का मैच डालते रहते हैं हुकूमत के साथ, लेकिन मौक़िफ़ों का सख्त नज़र नहीं आ रहा है। अवाम में सख्त मौक़िफ़ है और वो अवाम अपना उसका इज़हार करते भी आते हैं। इस जलसे में भी यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर PTI के लोग शामिल हो गए तो फिर हालात जो है वो शायद ख़राब हो सके और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है। तो हुकूमत भी यकीनन इस हवाले से अपने इंतज़ामात और अपनी प्लानिंग कर रही होगी। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान को यह जलसा करने की परमिशन नहीं दी जाती है और वो बाज़िद रहते हैं कि जलसा करेंगे तो फिर क्या होगा जी, ये बड़ा आम सवाल है। सही, अगर PTI जो है वो इत्तेहाद करती है, चैलेंजिंग हो जाएगा हुकूमत के लिए। अगर PTI का और जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इत्तेहाद हो जाता है तो बात करेंगे हाफिज़ हमदुल्ला की जानिब से भी जो है उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत के पास बामानी मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है और असल इख्तियार कहीं और है। अगर हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है तो फिर ये मुज़ाकरात किससे होंगे? किरण खान, अब कैसे देखती हैं सवाल को? देखिए, जो आप सबसे पहले पैनल पे बात भी हो रही थी कि जो ख़ास करके 8 फरवरी को लेके बात की जा रही है, 2024 के इलेक्शन की अगर बात की जाए तो तकरीबन तमाम ही अपोजिशन जमातें जितनी भी बड़ी हैं वो इन नताइज को जो है वो डिनाई कर चुकी हैं कि इसमें धांधली हुई है। लेकिन सवाल जहाँ पर इरफान ये भी पैदा होता है कि हर बार तमाम जमातें जो हैं वो नताइज को, जो अपोजिशन जमातें होती हैं, डिनाई करती हैं। अगर सिस्टम ठीक है और बाकी सब गलत हैं तो फिर हमेशा एहतजाज का रास्ता क्यों अपनाया जाता है? किस तरीके से हमेशा, मतलब कि अगर सिस्टम इतना ही ठीक है तो फिर जो है उस टाइम पे जब हुकूमत में जो पार्टीज़ आती हैं उस टाइम पे वो क्यों फिर उन नताइज को मानती हैं? बाद में उन्हीं को डिनाई कर दिया जाता है। अब क्योंकि 8 फरवरी आने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और तमाम ही जमातें जो हैं कहीं ना कहीं प्लान कर रही हैं, कहीं पे जलसे का, कहीं पे एहतजाज का, अपने अपने तौर पर तमाम जमातें इसको देख रही हैं कि कैसे हमने इस चीज़ से निपटना है। दूसरी तरफ सवाल हुकूमत भी पैदा होता है कि वो क्यों मिल बैठने के लिए तैयार नहीं होती उस तरीके से। और जहाँ तक आपने बामानी मुज़ाकरात की बात की है, तहरीक इंसाफ के साथ बहुत दफ़ा ये बात की गई और तहरीक इंसाफ की जानिब उन्होंने वो भी कहते हैं कि हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत कहती है हम भी तैयार हैं। लेकिन जब बात असल मुज़ाकरात की आती है तब जो है गेम सारी बदल जाती है, वहाँ पर मुज़ाकरात होते हुए हमें दिखाई नहीं देते और फिर बात वहीं पर आ जाती है कि भाई जब PTI से पहले भी हमने देखा कि मुज़ाकरात की बहुत बाज़गश जो है हमें सुनाई दी, बहुत इसके ऊपर बातें भी हुई, लेकिन एंड पे क्या हुआ? तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने चाहते। असल जिनके हाथ में डोर है इस हुकूमत की, हमें उनसे, सिंपल सी बात थी, वो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे थे कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का हमारे मुल्क में हमेशा से सियासत में वो मुदाखलत का एक एलिमेंट दिखाई देता है और तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो बारहा इस बात को दोहराती हुई भी दिखाई देती हैं। अब भी वो यही सिंपल वर्ड्स में कहना चाह रही हैं कि भाई हमें मुज़ाकरात आपसे नहीं करने बल्कि उससे करने हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट बहुत बार कह चुकी है कि भाई ये हुकूमत है, आप जो है एक सिस्टम मौजूद है, एक कानून मौजूद है, उसके अंदर दायरे
दायरे में रहते हुए पार्लियामान, देखिए अगर आप पार्लियामान को मानते नहीं हैं तो फिर पार्लियामान के अंदर बैठने का फ़ायदा नहीं है। आप एक बड़ी अपोजिशन जमात हैं और एक पार्लियामान एक फोरम है जहाँ पर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो वहाँ पर थ्रू प्रॉपर फोरम आवाज़ उठाएं। लेकिन वहाँ पर भी हमें दिखाई देता है कि तरीके इंसाफ की जो सारी सियासत है सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के ऊपर दिखाई देती है, वहाँ पर उस तरीके से भी बातचीत नहीं होती और फिर हुकूमत भी उस तरीके से चीज़ों को संजीदा नहीं लेती, क्योंकि अब इस तरह से इतनी सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया गया है कि जब भी इस तरह की बातें की जाती हैं तो हुकूमत कहती है कि जी हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं है। जब उनसे बात की जाती है वो कहते हैं हमें इनसे मुज़ाकरात नहीं करने, हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ करने। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए जब भी नताइज आते हैं मुज़ाकरात के थ्रू ही आते हैं। आपने कोई भी मसला हल करना है तो थ्रू मुज़ाकरात ही होंगे। जब तक आप टेबल पर नहीं बैठेंगे आप कोई भी मसला हल नहीं कर सकते। अगर अभी अपोजिशन जमात के बाद लीडर की बात की जाए पार्लियामान के अंदर, चाहे अपर हाउस की बात की जाए चाहे लोअर हाउस की बात की जाए, तो वो थ्रू मुज़ाकरात ही हल हुआ है। और इसी तरीके से बाकी तमाम जो मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बाकी जितनी भी जमातें हैं उनको वो भी मुज़ाकरात के थ्रू ही हल करना पड़ेंगे, कोई तो हल निकालना पड़ेगा। दूसरी जानिब ये भी फिर बड़ा अहम सवाल पैदा हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी, तब तक कोई लाहिका अमल नहीं बनाएगी, जब तक उनको अपने बानी के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो वो भी एक बड़ा पॉइंट है कि क्यों आखिर एक शख्स को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। कानूनी लिहाज से देखा जाए तो वो उनका आइनी हक है जो वो रखते हैं, अपने जितने भी वकला हैं उनके साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए। और फिर उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, एक लंबे टाइम से देखा जाए तो बानी की उनके अपने फैमिली मेम्बर से भी मुलाकात नहीं करवाएगी। वो एक अलग से डिबेट है, लेकिन जब तक वहाँ से जैसी बात है मुलाकात नहीं होगी तो कोई भी पार्टी कैसे कोई डिसीजन ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अहम हैं। बामायनी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को बहुत संजीदगी दिखानी पड़ेगी और दूसरी जमात को भी थोड़ा सा अपने आप को लेट डाउन करना होगा, अपने आप को लेट डाउन करना होगा। आपका पॉइंट आ गया। और बात कर बड़े डिटेल के साथ जो डिस्कशन का सिलसिला है वो जारी है। 8 फरवरी को एक तरफ जो है यौम सियाह भी करार दिया जा रहा है, अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से एहतजाज की कॉल भी दी गई है। अब देखना ही है कि किस हद तक ये एहतजाज जो है सक्सेसफुल होना है। ब्रेक से वापस आएंगे, ब्रेक की जानब भी जाएंगे, ब्रेक से वापस आके मज़ीद जो गुफ्तगू का सिलसिला है इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक अगेन। नाज़रीन बात करेंगे अभी 26 जनवरी के हवाले से, जो कि भारत इसे जो है यौम जमहूरिया कहते हैं, मगर आज जो कश्मीरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुकीम हैं वो इसे यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। और क्या देखना यह है कि क्या जो कश्मीरी हैं वो अपना हक़ खुद इरादियत देने में कब तक कामयाब होते हैं और कब तक इनकी जो स्ट्रगल है इसका ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तारिक सुमैर साहब से पहला मेरा सवाल होगा। तारिक साहब, आप आज जो यौम सियाह के तौर पर कश्मीरी मनाए जा रहे हैं और जो कि भारत की जानिब से यौम जमहूरिया कहा जाता है, लेकिन कश्मीर में क्या वजह है कि इसको यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है और कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है आखिर कब तक ये जारी रहेगी? कश्मीरियों की स्ट्रगल तो जारी है जी, माशाल्लाह कई सालों से, 70 साल से जारी है, उससे पहले से जारी है। और भारत ने गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है मकबूजा कश्मीर पे। और 2019 में नरेंद्र मोदी ने जो आइन के आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट करके उसको रियासत का दर्जा ख़त्म कर दिया था। तो पाकिस्तान तो सफारती लिहाज से, सियासी लिहाज से कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। और आज दुनिया भर में बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर तमाम कश्मीरी, तमाम पाकिस्तानी जो हैं इसको यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई इलेक्शन तो इस तरह के ऐसा नहीं होते ना। वहाँ तो वो रेफरेंडम के स्टाइल में इलेक्शन कराते हैं, अपने मखसूस वहाँ कठपुतली वज़ीर-ए-आला बना देते हैं, गवर्नर ले आते हैं। तो कश्मीरियों की जद्दोजहद तो जारी है। असल बात यह है कि जो अभी आपने एंट्रो में एक बात का जिक्र किया था कि आज ब्रिटिश मीडिया से भी रिपोर्ट आई है कि जो गज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत हुई है और इंडिया की नहीं हुई, तो उस पर इंडिया में ये तबसरा किया जा रहा है, ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि जी अमन बोर्ड में गज़ा अगर आ सकता है तो कश्मीर का मसला क्यों नहीं उसमें ज़ेर बहस आ सकता, मसला कश्मीर हल होना चाहिए। तो मुझे वो याद आ रही है कि सालसी की बात की गई थी। 10 मई को ट्वीट है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो का और बाकी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का भी कि भाई जंग बंदी हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान, सीज़ फायर हो रहा है, सदर ट्रंप की कोशिशों से हो रहा है। और उसमें यह तय पाया है कि जल्द पाकिस्तान के और इंडिया के आपस में मुज़ाकरात होंगे
और उसमें जितने भी मुतनाज़ अमूर हैं, सिंध तास माहिदा जो हम कहते हैं कि गलत उन्होंने माहिदा सस्पेंड किया हुआ, कर नहीं सकते, मसला कश्मीर है, बाकी इशूज़ हैं, उस पर बातचीत होगी। इंडिया बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक दफ़ा माजी में कुछ मुज़ाकरात होते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन कभी वो आगे नहीं बढ़े। यूनाइटेड नेशन में इंडिया ख़ुद गया इस सारे मसले को लेके, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त फॉर फ्रंट पे था, आगे हम मज़ीद इलाके ले सकते थे। आज़ाद कश्मीर हमने आज़ाद कराया, मुजाहिदीन ने और हमारे कश्मीरी भाइयों ने, पख्तून भाइयों ने, सब ने मिल के जदोजहद की थी। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान, जिन्हें मुजाहिद अव्वल कहा जाता था मरहूम, कि उन्होंने पहली गोली चलाई। तो कश्मीर की आज़ादी जो है की जंग जो है उसको जीतने के लिए हमें सफारती सतह पे बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा। और ये हमारे पास बड़ा नादर मौका आजकल आया हुआ है। अमरीकी सदर जो हैं रोज़ाना फील्ड मार्शल की तारीफ़ करते हैं, शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते हैं, पाकिस्तान का तस्करा करते हैं, 8 जंगें बंद कराने का करते हैं। तो मैं बार बार अपनी हर गुफ्तगू में ये बात कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए, फील्ड मार्शल को भी चाहिए और हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को चाहिए कि इस बात को वहाँ उठाया करें और अपने बयानात में ज़िक्र किया करें कि सदर ट्रंप इस पे क्यों नहीं आते, तस्करा आप नहीं करते, बाकी चीज़ों का करते हैं, कश्मीर का क्यों नहीं तस्करा। कश्मीर में 80 से 90 हज़ार मुसलमानों को, कश्मीरियों को शहीद किया गया। वहाँ कितने सालों 2 साल कर्फ्यू लगा रहा। सैयद अली गिलानी जैसा लीडर घर में नज़रबंदी में शहीद हो गया, उनका जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। आजकल यासीन मलिक के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है, जाली मुकदमा बनाया गया है। उनकी अहलिया मशाल मलिक जो हैं जदोजहदकारियों ने फांसी देने की भारत प्लानिंग कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों को रोकने के लिए जो हमारे 8 इस्लामी ममालिक का बढ़े, अगर हम गज़ा के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, बाकी चीज़ तो इसके लिए क्यों नहीं हो सकते। इसके लिए इसहाक़ डार को चाहिए कि बड़ा अपना तेज़ी से काम करें और ताकि हम कश्मीरियों की हकीकी आवाज़ जो है बने और कश्मीर को भारत के गासवाना कब्ज़े से आज़ाद कराएं। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन मौजूद है, वो भी यूनाइटेड नेशन का रोल तो वैसे ही डेड हुआ हुआ है, बिल्कुल उसमें वीटो पावर्स आई हुई हैं। कभी माजी में भी जब भी यूनाइटेड नेशन में मसला गया है तो मुझे वो याद है, बुरहान वानी शहीद हुए थे, 2015 की बात है, तो मैं यूनाइटेड नेशन में मौजूद था। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने बड़ी ज़ोरदार तकरीर की थी और इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि वो पहला मौका था कि पाकिस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म ने किसी कश्मीरी लीडर का नाम लेके यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से ख़िताब किया था। तो हमें इसमें आगे बढ़ना होगा और इसमें हवाले से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम मीडिया का कंसेंसस है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद तक उनके साथ रहेंगे। सही, कश्मीर की आज़ादी की जदोजहद तक उनके साथ हैं। सायरा बानो साहब, आप बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो है भारत को खदशा है कि जो ट्रंप है वो गज़ा बॉर्डर पीस में कश्मीर को भी शामिल कर सकते हैं। और हमने देखा कि जब मार के हक हुआ, मार के हक के दौरान सदर ट्रंप ने 1-2 बार जिक्र भी किया, उन्होंने सालसी की पेशकश भी की मसले कश्मीर के हवाले से। तो क्या वजह बनी कि उसके बाद जो है वो मुकम्मल खामोशी छा गई है और अब कश्मीर के हवाले से फिर कोई बात नहीं की गई? आप कैसे एलिब्रेट करेंगे इसको? आप इन तमाम खबरों पर यकीन रखते हैं? जी बताइएगा। मैं अभी ये फरमा रहे थे चौधरी साहब कि जैसे मुस्लिम ममालिक गजा के वो क्या अमन के कयाम के लिए इकट्ठे हुए, आप 100% श्योर है कि वो गजा के अमन के कयाम के लिए ये बोर्ड बना है? गजा के जो हमारे फलस्तीनी भाई हैं वो तो पिछले 1.5-2 साल से रो रो के दुहाइयां दे रहे हैं मुस्लिम उम्मा को और ममालिक को कि आए और आप आके हमारी मदद करें। उस वक्त तो वहां पर कोई नहीं आया, अब चले हैं वहां पर लाशों पे सियासत करने। और खुदा जाने, ये मैं तो इसको नहीं समझती कि ये अमन के कयाम के लिए बना हुआ है। और ट्रंप साहब कभी भी ये जंग हमारी वाली नहीं रुकवाएंगे। उन्होंने अभी वो जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें तो चले एक किरदार अदा किया, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर वो कभी चाहेंगे नहीं कि ये जंग बंद हो, क्योंकि ये जंगें मुल्कों को कमजोर करती हैं और मईशत को कमजोर करती हैं। फिर आपको पता है जिस तरीके से अपोजिशन या हुकूमत जो आती है, जिसका जो किरदार होता है, फिर उस वक्त जो बयानबाजी होती है, ये सारा कुछ होता है, तो ये फिर तो ये तमाम चीजें सही हो जाएंगी ना। अगर मसला कश्मीर हल हो गया तो फिर जंग का कोई वो नहीं, फिर तजारती ताल्लुकात भी होंगे। और उसके बाद हमारे मुल्क की जो वो कहते हैं ना कि उधर से हमने जंग का वो करके 3-4 अरब डॉलर की वो कहते हैं अफगानिस्तान से हमने तिजारत बंद की हुई है,
इधर से हम इंडिया से इतनी तिजारत कर सकते हैं, हमने ये बंद की हुई है। बाकी सियासतदानों का किरदार तो आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये तमाम कोशिशें वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की थी, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब ने एक तरफ से तो वो अमन की कोशिशें कर रहे थे, हमारे उस वक्त के वजीर आजम, और इन्होंने एक वो कहते हैं नाकाम कारगिल जंग छेड़ दी। और उसके बाद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इंडिया अब कभी पे हम पे भरोसा करने को तैयार नहीं होगा। हम लोग खड़े हैं 77 साल से हम एक खामोश खड़े ही हैं। 1 मिनट की खामोशी और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि सारे उसकी खामोशी। तो ये आप ट्रंप पे भरोसा करके बैठे हैं। ये वाला भरोसा पीटीआई भी 1 साल पहले ट्रंप पे करके बैठी हुई थी कि जैसे वो आएंगे और उसके बाद वो एक कॉल करेंगे और वो नहीं होगा। वो लोग अपना मुफाद देखते हैं, उनको किसी दूसरे मुल्कों के मुफाद से कुछ वो नहीं, वो अपना वसीतर मुफाद देखते हैं कि उनके मुफाद में क्या है। वो नहीं होगा। जब ये जंग बंदी हो जाएगी तो मुझे बताइए फिर इस दुनिया में जो असला बिकता है वो कैसे बिकेगा? फिर हम चाइना से जो वो कहते हैं ना कि वो सब कुछ करते हैं, दफाई जो साजो सामान खरीदते हैं, और फिर ये सारा फिर इनका कारोबार कैसे चलेगा? कारोबार ऐसा ही चलेगा कि ये जंगें चलती रहे और वो अपना जो सौदा है वो बेचते रहे और ये तमाम चीजें होती रहे। जंग हो गई तो अवाम को तो फायदा है जंग बंदी से, लेकिन जो हुक्मरान जो मैं यूरोपियन और ये जो अमेरिका ट्रंप वगैरह ये वो इनके लिए ये सूट नहीं करता। मतलब आप तो कहना बस चाहती ये हैं ऐसे ही कि होगा। गजा बोर्ड ऑफ जो पीस है ना तो ये किरदार अदा करेगा गजा के वाले से, गजा में अमन के वाले से, और ना ही जी। कश्मीर के अमन के वाले से। जी, सही अब हो। मुझे नहीं नजर आ रहा। आपने मुझसे पूछा है, नहीं हो गया। अगर ये बंद होगी तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना। आप कैसी बात कर रहे हैं जी कि ठीक बाज दफा वो कहते हैं ना कि किसी मसले को जिंदा रखा जाता है तो बस ये मसला जिंदा है, वरना तो देखिए ना वो 77 साल हो गए और उसके बाद 77 तो नहीं, थोड़ा 2-3 साल कम लगा ले, तो वो उसके बाद से ये मसला 1000 मौके आए जो कि सियासतदान तो हल करना चाहते थे कि ये सियासत हो जाए, एक अमन और आश्ती हो जाए, तिजारत खुल जाए, दोनों मुल्कों उनका कल्चर वो एक है, लेकिन पता नहीं कौन नहीं चाहता कि ये सारा हो जाएगा। तो फिर देखते हैं फिर कुछ तो लोग इररेलेवेंट हो जाएंगे ना। जब अमन हो जाएगा उस सरहद पर तो फिर सूट नहीं करता ना। जी। शकील करार साहब, साबिक भारतीय सफ़ीर हैं अकबरुद्दीन, उनकी जानब से कहा गया है कि भारत को बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल करारदाद 2803 से बिल्कुल मुतसादिम हो सकता है, क्योंकि क्या बोर्ड में भारत की शिरकत कश्मीर पर दबाव बढ़ा सकती है या नहीं, या सिर्फ ये गजा तक महदूद रहेगा, जबकि पाकिस्तान ने शमूलियत भी कबूल कर ली है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या भारत को शामिल किया जाना चाहिए, शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए इरफान, हम भारत की तो बात नहीं कर सकते, हमारा अज़ली दुश्मन है, और हम तो बात करेंगे अपने पाकिस्तान की और कश्मीर की। तो उस पे भारत की हरदर्मियों पर मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे से जिस तरह पाकिस्तान में पहले जो उसको बाकायदा उजागर किया जाता था मसला कश्मीर को, और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा पाकिस्तानी आवाम को और दुनिया को दिखाया जा रहा था, उनको सामने पेश किया जा रहा था, वो सिलसिला काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है। पहले बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर जिस तरह मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को तमाम तर एविडेंस के साथ, यानी कि वीडियोस और फ़ोटोज़ के साथ साथ उसको जारी किया जाता था, और पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के लिए वो पाकिस्तान की हुकूमत उस तरह वो नहीं कर पा रही है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। पहली बात तो है कि उसको भरपूर तरीके से दोबारा से जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उसको दुनिया से बाकायदा आगाह करने के लिए उस सिलसिला दोबारा से उसी तेज़ी के साथ शुरू किया जाए। जैसा कि यहाँ पर तारिक सुमैर साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि इसहाक डार साहब को अपने जो उनका जो मिशंस हैं बैरून मुल्क में पाकिस्तान के, उनको ये प्रायोरिटी देनी चाहिए कि मसला कश्मीर के हवाले से जिस तरह पहले माजी में इस मसले को उजागर किया जाता था उस तरह अब नहीं हो रहा, तो उसमें तेज़ी लाई जाए। क्योंकि जितना हम बात करेंगे, देखें ना आप, मसला कश्मीर जो है जब भी कोई इंटरनेशनल कोई फोरम बनता है, जैसे भी ये गज़ा का बना, तो मकबूजा कश्मीर इग्नोर क्यों होता है? ये मुताला बिल्कुल जायज़ है कि उस को भी शामिल किया जाए, और अगर वो शामिल कर दिया जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि भारत की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर हो जाएगी। उसके पास सवाई ज़ुबानी जमा खर्च के कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। पाकिस्तान के पास इखलाकी जवाज़ है, और जो वहाँ की आवाम है ख़ास तौर पे उसके जो जज्बात है, उसके जो फ़ैसला है उन्होंने ख़ुद से किया हुआ है,
वो भी दुनिया के सामने रखा जाए और कि वो फ़ैसला ख़ुद करना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल का, तो उनको इख्तियार मिलना चाहिए। भारत चाहे जितनी मर्जी कानून साजी कर ले, मकबूजा कश्मीर के हवाले से उसकी रियासती हैसियत ख़त्म कर दे या बाकी चीज़ें कर ले, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवाम के दिलों में जो नफ़रत है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को माजी की तरह मसला कश्मीर को तेज़ी के साथ उजागर करने के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे, तो फिर हम दोबारा से दुनिया से बात करने की पोजीशन में होंगे कि मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी क़ुव्वतें मैदान में आएँ, और जिस तरह गज़ा पर एक पीस बोर्ड बना है, तो इस तरह मकबूजा कश्मीर के लिए बनना चाहिए, और या फिर उसी बोर्ड में इस मसला कश्मीर को भी ऐड कर दिया जाए। जी, मैं आपकी इसी बात को कंटिन्यू करूंगा। किरण खान साहबा, मिसाल मलिक की जानिब से भी कहा गया कि गज़ा की तरह कश्मीर पर भी जो है खुसूसी बोर्ड ऑफ पीस नागुज़िर है और ट्रंप को कश्मीर को एजेंडे में शामिल करना चाहिए बाज़ाब्ता। क्या ये मुतालबा आलमी सतह पर कश्मीर को मरकज़ी एजेंडा बना सकता है? देखिए इरफान, बिल्कुल ये हो सकता है और होना भी चाहिए। जहाँ पे कश्मीर की बात की जाती है, कश्मीर सिर्फ जो मसला है कश्मीर का नहीं है, बल्कि जनूबी एशिया का मसला है। और कश्मीर जो इस दिन को सेलिब्रेट करता है, मनाता है, उसका मकसद भी यही है कि जो अपनी जद्दोजहद है वो दुनिया को दिखा सके, जो उसके ऊपर मुजालिम हो रहे हैं वो दुनिया को बता सके, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी हो रही है वो दिखा सकते। देखिए, बात करती मिशाल यूसुफज़ई ने बिल्कुल बात ठीक की है, रशिया यूक्रेन की बात मिशाल मलिक ने बिल्कुल बात ठीक की है। अगर रशिया यूक्रेन की बात हो सकती है, फ़लस्तीन और इसराइल की बात हो सकती है, तो कश्मीर की क्यों नहीं? क्योंकि कश्मीरियों ने भी तो बहुत सारे मुजालिम सहे हैं। 80-90 हज़ार अब तक कश्मीरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। दिन रात उन पे उसी तरह से मुजालिम ढाए जाते हैं, तो उनकी जो एक आवाज़ है वो क्यों नहीं आलमी सतह पर उस तरीके से उठाई जाती? तो पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई दोहराई है ही नहीं। अगर हम गज़ा के ऊपर एक पीस बोर्ड बना सकते हैं, तो कश्मीर के ऊपर भी ये मामला हल करने की फौरी तौर पर ज़रूरत है, जहाँ पर पाकिस्तान का किरदार है। देखिए, पाकिस्तान बेशक हमेशा से कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता आया है, आलमी फोरम पे, हर एक फोरम पे पहले भी उठाई है और अब भी उठाता रहेगा, लेकिन उसको एक कहते हैं ना अमली तौर पर भी उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जब जंग के दौरान भी कश्मीर का मामला उठा था, तो हमें उस चीज़ को लेके चलने की ज़रूरत थी। हम अब तक उसको उस तरीके से लेके चल रहे होते हैं जिस तरीके से बाद में फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ़ौरन जितने भी टूर किए उसके अंदर मुख्तलिफ बातें हुई, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दुनिया तइद कर रही थी। तो कश्मीर का मसला भी उसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए था। हम एक टाइम पे तो बात करते हैं, लेकिन फिर अपने बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान के क्योंकि हैं, तो हम उनमें रह जाते हैं और वो बात फिर वहीं पे रह जाती है। फिर जब इस तरह का कोई इशू होता है, हाईलाइट होता है, फिर हम कश्मीर की बात ले आते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर दिन उसी तरीके से, जैसे शकील करार साहब ने बात की है कि हमारे मीडिया को उसी तरीके से इस कैंपेन को लेकर चलना चाहिए जैसे हम माजी में देखते हुए आ रहे हैं। ये चीज़ होती रही है कि हम जितने बुलेटिन होते थे, जितने प्रोग्राम्स होते थे, वो कश्मीर की बात के बगैर इनकम्प्लीट होते थे, लेकिन अब उस तरीके से हमें वो चीज़ बात नज़र नहीं आती। और ट्रंप साहब तो वैसे भी कहते हैं कि मुझे नोबेल पीस के लिए अवार्ड के लिए भी वो अपने आप को नॉमिनेट करवाना चाहते थे, लेकिन वो उनको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सका। वो हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। तो देखिए, मसले कश्मीर के बगैर कैसे दुनिया में अमन आ सकता है? यूक्रेन की हर कोई बात करता है, रशिया की बात करता है, सेंसेशंस बहुत सारी लगती हैं उसके ऊपर जब भी कोई उसकी खिलाफ वर्जी करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि गज़ा का मसला बहुत अहम मसला था, उसमें बहुत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई। पूरी की पूरी अब एक कह लें कि जनरेशन जो है उसको ख़त्म किया गया। वो जुल्म की इंतहा थी, उसकी बात करना भी जायज़ है, लेकिन उसके साथ साथ मसला कश्मीर भी उतना अहम है। हमें कश्मीर के मौजू के ऊपर भी उसी तरह से गुफ्तगू करनी चाहिए जिस तरह से हम बाकी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, उसके ऊपर बोर्ड बनता है, तो इसको भी शामिल कर लेना चाहिए। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि ये भी एक आलमी मसला है, इंटरनेशनली मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा में ऑलरेडी इसके ऊपर रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। भारत नहीं मान रहा, लेकिन भारत कभी नहीं चाहेगा कि इसके ऊपर डिबेट हो और पाकिस्तान ये वाला मौक़िफ़ लेके दुनिया में चले। तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको जब हम इकट्ठा करके देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही और क्यों इस मसले को उजागर नहीं किया जा रहा। तो देखिए, मिसाल मलिक जो है वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर दुरुस्त हैं। जिस तरह से जसीन मलिक, उनके हस्बैंड के साथ वहाँ पे ज़्यादती हो रहे हैं, बेगुनाह उनको वहाँ पे कैद में रखा गया है और बहुत लंबे अरसे से। और अब तो ये भी है कि शायद बहुत जल्द भारत उनको फांसी दे दे और बिना उनकी मौक़िफ़ सुने हुए, हालांकि सबको पता है कि उनकी जो मुलाकातें थी, किसको वो आलमी सतह पर भी पता थी, भारत को भी, वो सारी जिस चीज़ को बेस बना कर वो देना चाह रहा है वो तो है ही सरासर इल्ज़ाम उस चीज़ के ऊपर, और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो वो एक चीज़ भी देखनी होगी। तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो एज क्या कहते हैं, वाइफ अपने शोहर का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में लड़ ही रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को, आलमी मीडिया को भी इस इशू को उसी तरीके से उजागर करने की ज़रूरत है
जैसे हम बाकी इश्यूज़ को, तमाम तर जो इश्यूज़ हैं उनको डिबेट करते हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं, तो इसको ऊपर भी उसी तरह से बात करने की ज़रूरत है। सही हो गया, इसके ऊपर भी इसी तरह से बात करने की ज़रूरत है और आलमी सतह पर कश्मीर इशू उजागर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, बात हो रही थी 26 जनवरी के हवाले से, भारत इसे योम जमहूरिया कहता है, मगर कश्मीर और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज के दिन को योम सियाह के तौर पर याद कर रहे हैं। यह वो दिन है जो भारत के आइन की खुशी नहीं बल्कि कश्मीरियों के लिए अपने सियासी, आइनी और इंसानी हुकूक के छिन जाने की याद दिलाता है। उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के फैसले के हवाले से जल्द कोई एक नया अमल अपनाया जाएगा। गजा बोर्ड पीस की सूरत में एक नया बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो कश्मीरियों के इस दुख का मदावा जो है वो कर सकेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक से फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।